हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर है हमारा 2, जिसकी हेडिंग है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो इस चैप्टर में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। पहला है आपका एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है। एंड सेकंड पार्ट है आपका बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है, जो कि एक शहनाई वादक है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये स्टोरी है, तो दोनों पार्ट को हम लोग सेपरेटली अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली पार्ट 1, जिसमें कि आपको एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पूरा देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर ले एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एवलिन ग्लेनी जो कि कौन है ये, तो ये है एक म्यूजिशियन है और इनको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इनकी जो स्टोरी है ये काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको अच्छा सीखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए चलिए बिफोर यू रीड थोड़ा सा यहाँ पे शुरू करते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ठीक है, यहाँ पे एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो भगवान ने ले ली, लेकिन इसके बदले उन्होंने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अनोखा दिया, कुछ ऐसा दिया, ठीक है। मतलब कुछ बहुत अच्छा दिया, बहुत शानदार दिया, ठीक है, बदले में। और जिस चीज़ को हम लोग सुन सकते हैं वो उस चीज़ को महसूस कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो है एवलिन ग्लेनी जो ये लड़की हैं, इनकी जो है सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इनको यानी सुनाई नहीं देता था, ठीक है। और जिस चीज़ को हम लोग सुन सकते हैं उस चीज़ को वो फील कहती थी, महसूस करती थी, ठीक है। और हम लोग सुन करके जितने अच्छे से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो फील करके उस चीज़ को उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी। और यही एक कारण है जिसके कारण उन्होंने जो है म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती थी, ठीक है। क्योंकि वो हम लोग से बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाती थी, इसलिए उसको एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली उनके बारे में बताया गया है कि ये जो एवलिन ग्लेनी है ये एक म्यूजिशियन है और इनकी जो है सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना और इन्होंने म्यूज़िक फील्ड में अपना जो है काफ़ी अच्छा मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म अपना बनाया, ठीक है। और एक अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट दिया हुआ है, ये जो है जो इनके राइटर हैं उनके साथ जो है एवलिन ग्लेनी की एक बार इंटरव्यू हुई थी। और इंटरव्यू में एवलिन ग्लेनी ने जो कुछ भी बताया था अपने बारे में वो सारी यहाँ पे उन्होंने स्टोरी के माध्यम से बताई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरी स्टोरी क्या है। रीड द फ्लोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। ये जो एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको कि एक शारीरिक अक्षमता थी कि वो सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद भी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी अपने लाइफ में लिखी, एक अपनी सक्सेस हासिल की अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और किस तरह से किया उन्होंने, तो चलिए पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा हम लोगों को। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल धक्का मुक्की कर रहे हैं आगे जाने के लिए। देखा है ना आप लोगों ने, भीड़ वाले एरिया में क्या होता है, सब आगे निकलने की रेस में एक दूसरे को बिल्कुल पुश करके निकल जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे सीन बताया जा रहा है। इस लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो यहाँ पे एक लड़की है स्लाइट गर्ल, यानी कि बहुत पतली दुबली कह सकते हैं कि लड़की है, छोटी सी है। और उनकी जो अभी यहाँ पे करंट एज बताई गई है वो कितने साल की है, तो वो 17 ईयर्स की है। बट वो देख करके लगती नहीं है कि वो 17 ईयर्स की, यानी कि वो 17 से अपनी छोटी लगती है, ठीक है। और वो जो है वो थोड़ी सी नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि जो है उन्होंने हम लोग देख रहे हैं ना, ट्रेन आने से पहले आप महसूस करेंगे कि ट्रेन आवाज़ तो करती है पर जिनको आवाज़ सुनाई देता है तो
ठीक है, लेकिन इनकी क्या थी, इनको तो सुनाई नहीं देता था, तो ये अपने पैरों से महसूस कर पा रही हैं कि ट्रेन जो है मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और काफ़ी नर्वस भी है, ठीक है। क्यों एक्साइटेड है और क्यों नर्वस है ये हमें आगे पता चलेगा। देखिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, ठीक है। तो ये उसके लिए थोड़ा सा जो नर्वस और एक्साइटमेंट क्यों था, देखिए कि आज उनका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक है। तो पहला दिन किसी भी जगह हम लोग जाते हैं तो थोड़ा नर्वस तो होते ही है कि किस तरह से होगा, नहीं होगा, है ना। तो उस तरीके का इनके भी मन में चल रहा है। और ये जो है नर्वस थोड़ा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि ये जो है स्कॉटिश फार्म से थी, यानी कि ये स्कॉटलैंड से थी और ये जा रही थी लंदन, और दोनों जगह में काफ़ी डिफरेंस है। क्यों? जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे मतलब कि गांव टाइप का है, इन्होंने हमेशा खेत उत यही सब देखा है यहाँ पे, और ये बिल्कुल जा रही है लंदन। लंदन किस तरह का है, तो बहुत बड़ी सिटी है, तो दोनों के जगह में काफ़ी डिफरेंस था, इसीलिए इनको मतलब थोड़ा जो है हेजिटेशन फील हो रहा था, थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि पता नहीं कैसा रहेगा सब कुछ, और इसके बावजूद भी कि वो सुन भी नहीं सकती, है ना। तो इनके लिए काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, और क्योंकि पहला दिन था तो एक्साइटमेंट भी था कि कैसा रहेगा सब कुछ, तो यहाँ पे वो दोनों ही चीज फील कर रही है। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद कि वो स्कॉटिश फार्म से लंदन जा रही थी, इससे भी बड़ा चैलेंज उनके लिए ये था कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी, वो पूरी तरीके से बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, ठीक है। कि आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, म्यूजिक के लिए जा रहे हो और आपको सुनाई ही नहीं देगा, तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो आदमी सुन नहीं सकता वो म्यूजिक सीखने जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। फिर देखते हैं, एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ठीक है। और एवलिन ग्लिनी का जो ये जो उनका सुनने का जो अक्षमता था, ये जो है अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे हुआ था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही सुन नहीं पाती थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। उनकी धीरे धीरे जो है, पहले वो सुन पाती थी लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो है उनका सुनने का क्षमता खत्म हो चुकी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी माँ जो है याद करती हैं कि एक बार क्या हुआ था, जब वो 8 साल की थी और जब वो पियानो प्ले करने के लिए, पियानो एक क्या होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बजाने वाला होता है, तो उसको बजाने के लिए वो अपने बारी का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बारी आएगी और मैं पियानो बजाऊंगी। तो जब उनकी बारी आई, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो उस समय क्या हुआ था कि उनकी माँ ने जो है उनका नाम पुकारा लेकिन वो हिले भी नहीं, ठीक है। मतलब उनका नाम पुकारा और वो हिले भी नहीं, तो ये थोड़ा सा उनकी माँ को स्ट्रेंज लगा कि क्या बात है, मतलब कि क्योंकि उनको तो है कि सुनाई धीरे धीरे कम दे रहा था, है ना, तो इसलिए वो कोई रिएक्ट ही नहीं की, उनको पता ही नहीं चला कि उनको कोई पुकार भी रहा है, और ये बात जो है उनकी माँ को थोड़ा स्ट्रेंज लगा। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, और उनको तभी ये पता चला कि वो जो है सुन नहीं पा रही है। सेज इसाबेल ग्लिनी, ऐसा इसाबेल ग्लिनी कहती है। इसाबेल ग्लिनी कौन है, तो ये एवलिन ग्लिनी की माँ है, ठीक है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और बहुत समय तक उन्होंने प्रयास किया कि अपने जो बढ़ते जो बहरेपन है उसको अपने टीचर फ्रेंड सबसे छुपाने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि उन्होंने छुपाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन एक समय के बाद ऐसा क्या हुआ, 11 इयर्स तक आते आते उनका जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगा था। मतलब मार्क्स, उसका जो स्कोर था वो बहुत, उनका जो है नंबर खराब आने लगा था पढ़ाई में। तो इसलिए उनका जो उनके जो टीचर्स थे स्कूल में, जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुला करके कहा कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और इसको दिखलाइए, इसके साथ जरूर कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। यानी वो पहले पढ़ने में अच्छी होंगी, बाद में उनको सुनने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसके कारण से जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए वहाँ पे इनकी हेडमिस्ट्रेस ने जो है इनके पेरेंट्स को ऐसा
रिक्वेस्ट किया कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और दिखलाइए, ठीक है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब वो लोग जो है स्पेशलिस्ट के पास गए तब जाकर के पता चला कि जो है उनकी सुनने की जो नस होती है, जो नर्व होता है, वो क्या हो गया है, धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसके कारण से वो अब सुन नहीं पाएंगी, ठीक है। दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल ऑफ फॉर द डेफ। तो यहाँ पे और उनके स्पेशलिस्ट ने क्या बताया कि इनको जो है ऐसी कोई मशीन आती है ना, कान पे लगा लो तो फिर आप सुन सकते हो, सुनने में एबल हो सकते हो, तो उस टाइप की इनको कोई डिवाइस देनी पड़ेगी और इनको जो है अब डेफ स्कूल में भेजना पड़ेगा। यानी कि डेफ के लिए जो स्पेशली स्कूल होता है, जैसे होता है ना ब्लाइंड के लिए होता है स्पेशली स्कूल, डेफ के लिए स्पेशली स्कूल, तो उस तरीके के स्कूल में इनको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। तो इवलिन का ऐसा कहना है कि जब इन्होंने इस बात को सुना था तो उनके लिए पूरी दुनिया में जैसे अंधेरा छा गया था, मतलब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ से जो है मेरे सारी उम्मीदें, सारी आशाएं जितनी भी थी मेरी, सारी अब खत्म हो गई, ऐसा उनको महसूस हो रहा था, ठीक है। मतलब सडनली था ये, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज था और बहुत नेगेटिव चेंज था, तो इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो काफी दृढ़ संकल्पित थी और उन्होंने सोचा कि मैं नहीं, हार नहीं मानूंगी, ठीक है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन उन्होंने क्या किया, हार नहीं माना और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी, ठीक है। यानी बाकी सब लोग जैसे जीते हैं, जो सुन सकते हैं, वो लोग की लाइफ जैसी होती है, मैं भी बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीऊंगी और मेरा जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको भी मैं कैरी करूंगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं सुन नहीं सकती तो मैं म्यूजिक को छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं अपना इंटरेस्ट बना करके रखूंगी और मैं उसको अपने होल लाइफ कैरी भी करूंगी, ठीक है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही थी। xylophone भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, ठीक है। तो वो बजा रही थी, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी इसको बजाऊंगी, ठीक है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो क्या हुआ था कि बहुत सारे टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, यानी कि उनको कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुम सुन नहीं सकती, तुम म्यूजिक में कैसे कर पाओगे। उनको लगा कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने उसको डिस्करेज कर दिया कि तुमसे नहीं होगा ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन उनमें से ही एक थे रॉन फॉब्स, एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट मतलब होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। नाम क्या था, रॉन फॉब्स। तो उन्होंने जो है उनकी क्षमता को पहचाना और उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, इसको आगे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ठीक है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और उनके टीचर जो थे उन्होंने बजाना शुरू किया और क्या कहा उनसे कि जो है तुम इसको जो है कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको अपने दूसरे भाग से जो है इसको सेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, महसूस करने की कोशिश करो। सेज इवलिन, इवलिन बताती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो सडनली अचानक से जो है इवलिन को महसूस होता है कि उनको जो है, जो वो ड्रम बजा रहे थे उसकी नोट जो है उनको सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वो उसको फील कर पा रही थी। जो हायर ड्रम की आवाज थी वो वेस्ट अप, वेस्ट अप मतलब होता है, वेस्ट मतलब कमर होता है, ठीक है। तो कमर के ऊपरी भाग से वो उसको सुन पा रही थी और जो लोअर था उसको वेस्ट डाउन यानी कमर के नीचे भाग से उसको महसूस कर पा रही थी, ठीक है। मतलब वो सुन नहीं पाती थी लेकिन उसको महसूस कर पा रही थी आवाज को, ठीक है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और देखिए ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही बार ये कोशिश की थी, उन्होंने बार बार इस एक्सरसाइज को करा। किसने? रॉन फॉब्स ने, ठीक है, बार बार ऐसा किया और जो है जल्दी ही इवलिन को ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है, जो साउंड की जो नोट्स है उसको अपने शरीर के विभिन्न भागों से महसूस कर पा रही हैं, ठीक है। आई हैडंट लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस।
द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, तो क्या बता रही है यहाँ पे कि मैंने जो है आवाज़ जो है, जो मैंने म्यूजिक सीखा वो किसकी वजह से, क्योंकि मैं उसको सेंस कर पाती थी अपने शरीर के विभिन्न भागों से, और बाकी जो मेरी सक्सेस है वो किसकी वजह से मिली, तो मेरी दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क की वजह से मिली। ठीक है, उन्हें काफ़ी दृढ़ संकल्पित थी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी वो थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ये सक्सेस स्टोरी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इस क्षण के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और वो जो है कहाँ गई थी, यूनाइटेड किंगडम गई थी टूर पे, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा तो आप लोग समझते हो ना, कैसा जो आता है बैंड वगैरह जो बजाते हैं, जो उनकी पूरी टीम होती है, वो ये ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ में वो कहाँ गई थी, यूनाइटेड किंगडम गई थी, और उस समय उनकी उम्र क्या थी, तो वो 16 साल की थी ओनली। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उन्होंने ये अपना जो है डिसाइड कर लिया कि मुझे म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बनाना है, यानी म्यूजिक में ही मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उन्होंने क्या किया था कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था। ठीक है, ऑडिशन आप लोग समझते होंगे ना कि थोड़े मतलब एक शॉर्ट कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस देना कि आप उस फील्ड में कैसे हो, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है तो वही उसी को ऑडिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया था, और उन्होंने जो है उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाया था। सोच सकते हो आप कि वो सुन भी नहीं सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स मतलब कि है अपने नाम किया था, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ठीक है, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता था, पूरा टीम में होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं ना उसमें, तो उससे धीरे धीरे वो क्या आ गई, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है कि जिसमें आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब अकेले परफॉर्म करूंगी, उसी को सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उन्होंने वहाँ पे जो है 3 साल के अपने कोर्स के दरमियान ही बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जो है अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। ठीक है, और इन सब के बावजूद उन्होंने जो है कभी ऐसा मतलब नहीं दिखाया, ऐसा शो नहीं किया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। मतलब होता है ना कि उपलब्धि तो खैर इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन होता है ना कि कभी कोई टोक दिया, कभी कोई कुछ कहा तो अपने आप को शो करना उस टाइम कि देखो हम मतलब कितने ज़्यादा अनोखे हैं, कितना अनोखा मैंने काम किया, तो उस टाइप का वो कुछ भी नहीं करती थी। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, और उनका कहना था कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, और तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम वहाँ पे ज़रूर पहुँच सकते हो और पहुँचोगे। ठीक है, and she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक समय ऐसा आया कि वो जो है काफ़ी फेमस हो गई थी, और वो कम से कम हज़ारों इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पे उन्होंने महारत हासिल कर लिया था, और वो उनको बजाने लगी थी। ठीक है, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और उनका जो शो होता था, उनका जो फंक्शन होता था, वो देखने में मतलब कि काफ़ी जो है कह सकते हैं कि लोग उसके लिए उत्साहित रहते थे, क्योंकि ऐसे इंसान का शो देखना जो इसको सुनाई भी नहीं देता है और वो म्यूजिक को प्ले कर रही होती है, तो ये काफ़ी क्यूरियस है अपने आप में, है ना। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया मैंने कि उनका इंटरव्यू हो रहा था, जो लेखक है इस कहानी को लिखे हैं उसके साथ में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बताया है कि इस 2 घंटे के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, एक भी वर्ड वो भूली नहीं थी। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। ठीक है, और वो जो है और
जो यहाँ पे लेखक है जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं, सिर्फ उसके वर्ड्स को ही नहीं सुन रही थी, वो उनके लिप्स को देख रही थी, उनके होल फेस को देख रही थी और स्पेशली उनके आईज, उसकी आंखों को देख रही थी। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटलिश लिल्ट, ठीक है, और वो काफी मतलब कि बिना किसी गलती किए हुए बिल्कुल बोले जा रही थी, बिना रुके हुए, ठीक है। और कैसी भाषा में, तो ये स्कॉटिश, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी, है ना। तो लिल्ट का मतलब होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का एक तरीका, तो उस तरीके से वो बात कर रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वो कह रही है कि मेरी जो स्पीच है वो काफ़ी क्लियर है। काफ़ी क्लियर होने का रीज़न क्या है कि बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, तो मैं क्योंकि तब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 ईयर्स की थी, यानी 11 ईयर्स होने के बाद उनका जो है डेफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरी तरह से कंप्लीटली कह सकते हैं कि डेफ हो गई थी, ठीक है, 11 ईयर्स के बाद। उसके पहले वो सुन सकती थी। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है उतना डिस्कस नहीं किया कि वो कैसे फ्रेंच सीखी और बेसिक जापानीज ये सब कैसे सीखी, उतना उन्होंने डिस्कस उस टाइम नहीं किया। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ठीक है। और म्यूजिक के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये जो है मेरी मतलब कि सारे शरीर के हर भाग में मतलब कि लगता है जैसे बसा हुआ है, ठीक है, होता है ना पूरे रग रग में बसना, तो उस तरह से म्यूजिक जो है इनके रग रग में बस रहा था। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यहाँ पे कह रही है कि वो मेरे त्वचा में है, मेरे गालों में है, मेरे बालों में है, ठीक है, मतलब कि मेरे शरीर के सारे पार्ट्स में बस म्यूजिक लगता है जैसे कि घुसा हुआ है, ठीक है। व्हेन शी प्लेस द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, ठीक है। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो उनका कहना है कि इसकी आवाज़ जो है मैं अंगुलियों से मैं इसकी आवाज़ को सेंस कर पाती हूँ, ठीक है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाती है तो उसका जो रेजोनेंस होता है, यानी अनुनाद, यानी कि जो उसकी आवाज़ होती है, जो उसकी नोट होती है, उनको जो है कहाँ से महसूस कर पाती है, अपने शरीर से। ऑन अ wooden platform she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs, ठीक है। और देखिए यहाँ पे शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म जो कैसा था, वुडन यानी कि लकड़ी का था, और क्या हो रहा था वहाँ पे, जो उनको वाइब्रेशन मिल रही थी ट्रेन के आने की, तो उसको वो महसूस कर रही थी। तो चप्पल में होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा कम महसूस होता है, इसलिए उन्होंने अपनी चप्पल को खोल दिया और नंगे पाँव ही वो वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, ठीक है। और 1991 में उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप देख सकते हैं फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला था, कब, 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देखिए ये लाइन हमने शुरुआत में ही पढ़ी थी, है ना। और ये लाइन को किसने कहा था, तो ये भी एक परक्यूशनिस्ट थे, यानी कि ये भी एक म्यूजिशियन थे जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इनका नाम है जेम्स ब्लेड्स। इन्होंने ही कहा है कि भगवान ने जो है उनकी सुनने की शक्ति भले ही ले ली थी, लेकिन इसके बदले उन्हें उनको बहुत कुछ शानदार बदले में उनको दिया था। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम लोग जिसको सुन सकते हैं वो उसको महसूस कर सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी, है ना। ऐसा देखिए नहीं होता है कि जब हम लोग, क्या होता है कि कुछ भी थोड़ा सा गलत होता है हमारी लाइफ में तो हम लोग वहीं पे हार के बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि अब इससे आगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ अब बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो हमें देखिए उस टाइम क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी अगर ऐसा सोचती कि अब मुझसे नहीं होगा, म्यूजिक मेरा नहीं हो सकता, तो हो सकता है ये भी हार मान जाती, तो आज हम लोग उनकी स्टोरी नहीं पढ़ रहे होते, है ना। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, इसके बावजूद कि वो डेफ थी, लेकिन उन्होंने जो है म्यूजिक को में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा और फाइनली आज हम लोग उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो ये स्टोरी मेनली हमें यही संदेश देती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो बदले में कुछ बेहतर भी होगा, ये हमें सोच के चलना चाहिए, हमें मान के चलना चाहिए, ठीक है।
तो यही मेनली इस स्टोरी का मोटो था, ठीक है। फार फ्रॉम मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, ठीक है। और वो हम लोगों से कहीं बेहतर जो है साउंड को महसूस कर सकती है, जिसके कारण से जो है वो म्यूजिक को काफी अच्छी तरीके से बजा पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ठीक है। और वो जो है अपने आप को मतलब ऐसा बताती हैं कि वर्कहॉलिक कहने का मतलब है कि ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब ऐसा कोई आदमी जो इसको काम करना रोकना जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कंटिन्यू वो काम करता रहता है, उस तरह के पर्सन को वर्कहॉलिक कह सकते हैं। तो इवलिन भी उसी टाइप की थी, वो हमेशा मतलब मेहनत करती रहती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और बस उसको अपना काम ही करना था, ठीक है, जो वो करती थी। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन but the rewards are enormous apart from the regular concerts. Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals, ठीक है। और देखिए वो जो है अपना प्रोग्राम करती थी हर जगह, लेकिन प्रिजन यानी कि जो जेल फिर हॉस्पिटल ये सब में जो है वो फ्री कॉन्सर्ट करती थी, यानी वो उसके लिए कोई पेड नहीं लेती थी और वो अपना वहाँ पे प्रोग्राम करती थी। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी किस चीज़ को देती थी, तो यंग म्यूजिशियन यानी जो नए नए म्यूजिशियन बनने के लिए आते थे उनको वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, ठीक है। एंड रेशलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children, ठीक है। और ये देखिए एंड रिचलिन, ये कौन है, तो ये फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन जो एक कोई फंड था डेफ बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं कि ये जो है बहुत ही इंस्पायरेशन है, प्रेरणा का स्रोत है, किनके लिए, डेफ बच्चों के लिए, ठीक है। कि ये डेफ होकर के इतनी बड़ी सक्सेस की स्टोरी अपने लिख दी, तो ये डेफ बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है। और ये ऐसा कुछ की है जिसमें कि आदमी सोच नहीं सकता है, वो चीज इन्होंने कर दिखाया है, ठीक है। तो ये काफी इंस्पायरिंग है अपने आप में। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to that front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions, ठीक है। और इनकी पूरी स्टोरी जानने के बाद जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो कि फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, शारीरिक जिनको परेशानी है, तो वो जो है इनकी सक्सेस स्टोरी को देख करके यही कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि एक प्रेरणा का स्रोत उसको मान सकते हैं, और उनके अंदर भी ये जज्बा, ये जुनून पैदा होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह का इसका सेकंड पार्ट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।